May I come in, sir? Please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, Prakash. Please have your seat. Thank you. So you're from Barmet, Yes. and you've done BTech in electronics, isn't it? That was in 2017. Yes. So what you have been doing after that? सर उसके पश्चात तो मैं यूपीएससी की तैयारी और साथ ही अच्छा, साथ हाँ, सॉरी, हिंदी में ना? हाँ, ओके। साथ ही साथ सर अच्छा, तो तब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? जी उसकी नौकरी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद नहीं की? जी सर, सच फॉर्मल जॉब में तो नहीं था, लेकिन पार्ट टाइम में मैं मेंटरिंग और यूपीएससी से रिलेटेड ही टीचिंग में टीचिंग साथ में कर रहे थे। चलिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। इंडिया का स्टेटस अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली, और उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडियाज डेवलपमेंट? यस सर, ये जो दौर है वो IR 4.0 का दौर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI, डीप फेक, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंडिया जो चाहता है कि वो एक ग्लोबल हब बने, और इसलिए हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी लेके आए हैं 2019 की, जिसमें हम चाह रहे हैं कि ESDM में ग्लोबल हब बने, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेकंड नंबर पे अभी है, तो वो भी हमारा टारगेट था। और हाल ही में यूएस के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए भी समझौते किए हैं। यूएस के साथ? यस सर। और किसी कंट्री के साथ? सर हाल ही में ताइवान के साथ भी हमने समझौता किया है कि वो हमें हेल्प करे डिजाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ गैप है हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में? हमारे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम लोग, तो हमारा कहाँ पे गैप है? कुछ तो आपने मेंशन कर ही दिया है मेन एरियाज, बट उसको अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करोगे। जी सर। सर जो गैप दिखता है वो बेसिकली एजुकेशन और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनमें कनेक्टिविटी का अभी फिलहाल के जो पाठ्यक्रम है उनमें गैप है सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये डिसाइड करती है और ये देखती है कि इस तरीके के गैप को मिटाया जाए, और इंडस्ट्रीज का और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ सर सबसे बड़ी इश्यूज आती है जो सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री है, उसके लिए सर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, और हाइजीन का और क्लीनलीनेस का ध्यान काफी रखना पड़ता है, और बजट भी काफी अधिक रहता है सर। तो उस फील्ड में और काम करने की जरूरत है। जो ताइवान ने वहां दिखाया है कि किस तरीके से हाइजीन के साथ प्रॉपर और कनेक्टिविटी के साथ, क्योंकि सर जो इंडस्ट्री लगती है उसके 2-3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अगर ट्रक भी जाता है तो वो उस इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो ये इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सर। आपने कहा कि आपकी हॉबी यूनिवर्स को समझने में आपका टाइम लगाते हैं। जी सर। आप बताएं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या है चीज? क्यों डार्क बोल रहे हैं इसको? जी सर। डार्क मैटर का जो कॉन्सेप्ट है सर, 1970s में एक साइंटिस्ट थे जॉन विस्की, तो उन्होंने एक गैलेक्सी को रीड करते टाइम ये देखा कि उस गैलेक्सी का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, बट जो मास था, वेट था, वो 1% जो ऑब्जेक्ट्स थे वो केवल उनका 1% था टोटल मास का। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा इनविजिबल है जो दिख नहीं रहा है बट है। उसी को बाद में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की संकल्पना के रूप में देखा गया। ऐसा माना जाता है कि 95% जो है हमारा यूनिवर्स जो है उसका 95% डार्क एनर्जी और मैटर से मिलकर बना है, और जो विजिबल पार्ट है वो ओनली 5% है। बेसिकली आप कह रहे हो कि जब उन्होंने सिमुलेट किया वेट, नॉन वेट को लेके, जी सर, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल होनी चाहिए थी वो नहीं बन रही थी, तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए जब उनको मास ऐड करना पड़ा, जी सर, तो उसको आप डार्क मैटर कह रहे हैं। डार्क एनर्जी सर, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के संबंध में बहुत ज्यादा जैसे मैंने भी देखा तो मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता चला, लेकिन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो था वही 95% बोल रहे थे। नहीं, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। जी सर। राइट? जी सर। तो जिस रेट से एक्सपैंड कर रहा है तो ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी अवेलेबल है जो उसको पुश कर रही है। जी सर। तो उसको उन्होंने डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। तो अभी लेटेस्ट कुछ एस्ट्रोनॉमी में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है
जिससे जो है अब पुरानी थ्योरी भी आपकी चैलेंज हो रही है। जी सर। हाँ। सर पुरानी थ्योरी को लेकर तो सर अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप था, उन्होंने ब्लैक होल की जो तस्वीरें ली थी काफी समय बाद रीऑर्गेनाइज करके काफी लेंसेज से। सर तो वही था, लेकिन क्या चैलेंज क्या है इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने एक्सपोसेट भी भेजा। आपने सही बोला कि जेम्स जो टेलीस्कोप है तो उससे कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं जो बिग बैंग थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। सर उस ऑब्जर्वेशन को एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। हाँ। मैंने पढ़ा देखा है। क्या है सर? ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स। और जेम्स वेब जो आपका टेलीस्कोप है ये कहां तक देख पा रहा है? इनिशियली 11 बिलियन ईयर्स के अराउंड तक देख पा रहा है, जो इनिशियल एनवायरनमेंट था। मतलब इट्स गोइंग फ्यू मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग पे जा रही है। और जो वहां पे जाके जो आपको गैलेक्सी मिल रही है वो बिल्कुल फुली डेवलप्ड नजर आ रही है। डेफिनेटली। और उनकी एज कहीं यूनिवर्स की एज से भी ज्यादा दिख रही है। हाँ, ये उससे जो बिग बैंग थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। चलिए, थैंक यू सर। पूर्ण प्रकाश जी सर, इसका मतलब समझाएंगे? जी सर, ये नाम मेरे दादाजी ने रखा था। ये संस्कृत का शब्द है पूर्ण, अर्थात कंप्लीट। उसी का तद्भव रूप होता है हिंदी में पूर्ण। तो और प्रकाश लाइट को कहते हैं। तो अगर दोनों को क्लब किया जाए इट्स अ कंप्लीट लाइट। कंप्लीट लाइट। तो इसको हम एब्सेंस ऑफ डार्कनेस भी मान सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली, है ना। तो लाइट का मकसद ही होता है कि डार्कनेस को हटाना, जी है ना। ऐसा क्यों हुआ है कि इतिहास में किसी भी डार्क चीज को एक नेगेटिव फ्रेम में दिखाया गया है? यस। वो डार्क वस्तुएं क्यों ना हो, डार्क कम्प्लेक्शन के लोग क्यों ना हो, और कल्चर में कोई डार्क कम्प्लेक्शन क्यों ना हो, ऐसा क्यों हुआ? जी सर। सर इसके पीछे का रीजन अगर डार्क वस्तुओं को देखें तो क्योंकि इंसान जो है शुरू से ही अंधेरे में रहा है सर। लाइट का और अग्नि का आविष्कार मानवता के काफी समय बाद हुआ। तो जहां कुछ नहीं देख पाते हैं, जहां अंधकार दिखता है, तो ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव चीज है। लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्शन के रूप में और नेगेटिव देखा जाए तो सर मुझे लगता है कि वो धारणा सही नहीं है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स तो सारे इक्वल है सर, इसको कॉम्प्लेक्शन नहीं देखना चाहिए। जी सर। ठीक। एक मुहिम चली थी अमेरिका में जो अभी भी चल रही है, डार्क लाइव्स मैटर। इसके बारे में कुछ विवरण देना चाहेंगे? यस सर। ये सर जो ब्लैक लाइव्स, जो वहाँ पे अश्वेत लोग हैं अमेरिका में, तो अश्वेत आंदोलन चला था, उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट चलाया गया था। एक पुलिसकर्मी ने एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी थी, तो उसी के अगेंस्ट ये पूरा मूवमेंट था। आपने एथिक्स में वैल्यू सिस्टम्स के बारे में कुछ पढ़ा हो? जी सर। है ना। आप मुझे बताएंगे कौन से वो वैल्यूज है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित और एक कल्चरल रिच सिविलाइजेशन का दर्जा देते हैं? जी सर। सर जो भारतीय संस्कृति हमारी रही है वो एक उदार संस्कृति रही है सर। जो संपूर्ण इतिहास में हम देखते हैं कि हमने हर संस्कृति को अपनाया है। बाहर से चाहे ज्यूज आए, चाहे पारसी आए, इवन इस्लाम आया, तो हमने उनके अगेंस्ट नहीं, एक सूफी मूवमेंट भी क्रिएट करके हमने एसिमिलेट किया अपनी संस्कृति में, और हर संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है भारतीय संस्कृति की। दूसरा, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी प्राचीन सभ्यता में होती है, तो हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं। और यही हमने अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत लक्ष्यों के माध्यम से भी बोला है कि हम पूरे विश्व के लिए प्रयास करेंगे कि सब जगह इंडिया ISA के माध्यम से और किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर पाए। और हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने विश्व मित्र की भी संकल्पना दी है। हम विश्व गुरु नहीं बनना चाहते, हम विश्व के सारे देशों को मित्र बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ वैल्यूज है जो भारत को एक अलग देश के रूप में रखती है। अच्छा, हमारे फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है उसका सबसे बड़ा एक बेस नॉन वायलेंस रहा है ना। यस। लेकिन जब हम सिप्री की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं, जो भारत है जो विश्व में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट का आयात कर रहा है, जी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के विपरीत तो नहीं जा रहा है? यस सर। जो सर हमारा फॉरेन पॉलिसी रही है और पंचशील के सिद्धांत भी रहे, उसमें यह था कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे,
लेकिन डिफेंस करना, डिटरेंस करना वो हर राष्ट्र का कर्तव्य होना चाहिए। हमारा नागरिकों की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और जिस तरीके का हमारा पड़ोसी बॉर्डर है, वहाँ जिस तरीके की टेंस और डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए या इक्विपमेंट के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए मुझे। आफ्सपा का आपने नाम सुना है? जी। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यस सर। स्पेशल क्या है? सर नॉर्मली जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, जैसे शांत एरिया में जो पुलिस को पावर मिलता है या आर्मी जो आर्म फोर्सेस को पावर मिलता है। शांत एरिया में आर्मी के पास पावर होता है? नहीं सर, हाँ। पुलिस के पास होता हाँ, है चेकिंग का। और हम्म। तो ये जो डिस्प्यूटेड रीजन्स होते हैं उसमें स्पेशल पावर दिया जाता है कि बिना वारंट के भी वो लोगों को ये तलाशी ले सके घरों में, या अपने रक्षा के लिए कुछ उपाय कर सके, या शूट करने से पहले जो गवर्नमेंट ऑर्डर की नीड रहती है वो ना लेके अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कर सके सर। इसलिए उसको स्पेशल दिया गया है। स्पेशल सर मैं अभी यही। ठीक है, कोई नहीं, आप ठीक बोल रहे। भारत आतंकवाद का शिकार क्यों बना? सर इसके मूल में अगर जाएं तो सबसे जो विभाजन एक बड़ा कारण था कि जो धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन हुआ, और जिस तरीके से जमीन को लेकर विवाद था, मुख्य रूप से कश्मीर का एक बड़ा इशू था सर। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहां से शुरुआत मान सकते हैं सांप्रदायिकता से। और उसके बाद सर क्योंकि भारत एक बहुधर्मी देश है सर, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी आकांक्षाएं रहती है। तो कुछ ऐसे जो बाहरी असामाजिक तत्व कह सकते हैं, या जो कंट्रीज भी है जो अशांति बनाए रखने के लिए ऐसे यूथ को ट्रिगर करती है कि वो धर्म के आधार पर उनकी भावनाओं का दुरुपयोग करके राष्ट्र में अशांति फैला सके। इंडिया और चाइना, भारत और चीन, इन दोनों देशों के रिश्तों में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? अगर हम ट्रेड देखते हैं वो तो ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, डिप्लोमेसी की बात आती है, कोएग्जिस्टेंस की बात आती है, कहीं ना कहीं रिश्ते काफी दशकों से बिगड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? सर इसकी जो वजह मैं देख पाता हूँ कि भारत और चाइना है, उनके मूल में ही जो देशों की प्रकृति है वही अलग है सर। भारत एक तो लोकतांत्रिक देश है, वो सर कम्युनिस्ट विचारधारा का देश है, तो पहला चीज तो नेचर वाइज है। दूसरा सर शुरू में जब नेहरूवियन एरा था तो नेहरू जी ने प्रयास किया था कि भारत और चीन भाई भाई का नारा भी दिया उन्होंने। तो लेकिन उसके बाद चीन की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव एक्सपेंशन की पॉलिसी है सर, विस्तारवादी नीति है। वो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की BRI के तहत रणनीति रखता है। और लेकिन भारत जो है वो इस तरीके की विस्तारवादी नीति में विश्वास नहीं रखता है। वो अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए तो करता है, लेकिन दूसरे देशों में हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा नहीं देता है। तो और प्लस दोनों ही एशिया में जो बड़ी इकोनॉमी है सर, तो दोनों के बीच में एक इकोनॉमिक कंपटीशन भी है। चाइना चाहता है कि वो सुपर पावर के रूप में रहे। तो मुझे लगता है कि ये सारे कारण है जो इन दोनों देशों के बीच में सामान्य संबंध नहीं हो पा रहे। जो भारत में माओवाद संगठन जो है, माओइज्म की जो हम बात करते हैं, इनके 3 मुख्य सिद्धांत क्या है, बता पाएंगे? सर माओवाद जो था वो कम्युनिस्ट माओ जेडोंग की विचारधारा पर आधारित था कि सरकार के अगेंस्ट जो आदिवासी समूह थे उनके विकास में अगर वो पिछड़ गए तो वो सर उनको बरगला कर या उनको मोटिवेट करके सरकार के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं। तो पहला तो ये कि गवर्नमेंट नहीं, एनार्की में बिलीव रखते हैं। तो दूसरा ये कि स्थानीय लोग जो है उनका साथ एक तरीके से लेकर सरकार के अगेंस्ट खड़ा होना है, मोबिलाइजेशन सर। ओके। थर्ड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उन तक ना पहुंच पाए। ओके। तो इस तरीके से 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी माना जाता है, जी क्यों? जी सर, एशियन सेंचुरी मानने की जो प्रमुख कारण है वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में मुझे लगता है कि है चाइना जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी में है सर। भारत अभी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3rd स्थान पर है और ओवरऑल 5th इकोनॉमी है, और एक बड़ा मार्केट है। दोनों देश मिलकर सर जो पॉपुलेशन है वो टॉप 2 पॉपुलेशन है भारत और चाइना की। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जब ट्रेड के दौर में, जब इकोनॉमिक आधारित पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एशिया एक बड़ा रोल निभा रहा है। ओके। आप 2021 में भी आपने इंटरव्यू दिया, मैं आपका ड्राफ्ट देख रहा था। क्या दिक्कत हुई थी 21 में?
सर बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो शायद मैं अप्रोच समझ नहीं पाया, और मुझे लगता है कि शुरू में जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी के क्वेश्चन फैक्चुअल थे, तो शायद मैं कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं रख पाया। कितने नंबर आए थे आपके? सर आई गॉट 138 मार्क्स। 138 मार्क्स। और बाकी रिटर्न में नंबर ठीक थे? रिटर्न में भी सर प्रॉब्लम थी, मैंने मीडियम चेंज किया था इंग्लिश से हिंदी में, तो थोड़ा समझ अच्छा, नहीं- अभी आपने ठीक हाँ, इस बार आप कॉन्फिडेंट है कि Yes, sir. पक्का नंबर लगेगा? सर ठीक मुझे है, लगता आपकी है इंटरव्यू डेट आई जी सर, कब है? 8th ऑफ फेब को, 8 8 फरवरी जी पर। सर। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। जी सर। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ये शब्द क्यों यूज किया गया? लॉन्ड्रिंग का शब्द क्यों यूज किया? हाँ जी सर। सर मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक मनी को वाइट करने की टेक्निक के रूप में किया गया है। जिस तरह कपड़े को, काले कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है या उसको धोकर हम उसको क्लीन करते हैं, ऐसी तरह जो गैर मान्य स्रोतों से जो धन अर्जित किया जाता है उसको लेयरिंग के द्वारा और मल्टीपल जो ट्रांजैक्शन के द्वारा लॉन्ड्रिंग करके व्हाइट मनी के रूप में शो किया जाता है, तो वो मनी। इसी वजह से इसका नाम है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। पूरन प्रकाश जी सर। आप एजुकेशन या व्हेन यू आर फ्री यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद एजुकेशन, जी सर। किस तरह के इनपुट्स प्रोवाइड करते थे आप? सर जो मेरी जर्नी जो रही है सिविल सर्विसेज की, तो मैंने प्रीलिम्स के बारे में जो भी मेरा नॉलेज था, तो यूजुअली सर जो स्टार्ट करते प्रिपरेशन, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सर बाड़मेर से, तो वहाँ गाइडेंस की कमी रहती है, तो उनको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ कि पॉलिटी में कौन से सोर्स पढ़ने हैं, रिवीजन कितनी बार करना है, किस तरीके से पेपर की अप्रोच रखनी है, मेंस में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सर मैं तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जी सर। कैन यू हाईलाइट फ्यू पिलर्स ऑफ दैट वेरी एजुकेशन पॉलिसी? डेफिनेटली सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो पहले का एक सिस्टम था 10+2 का, उसकी जगह 5+3+3+4 का एक न्यू सिस्टम लेके आई, जिसमें सर प्री एजुकेशन जो एज होती है बच्चे की, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि साइंटिफिकली माना जाता है कि 5 वर्ष तक बच्चे का मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा विकसित You होता are right, but can you highlight bullet point that Yes. these are the main pillars Yes, that sir. where government wants to focus and want to bring change? है। यस सर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज ये इंडियनाइजेशन करना चाहती है, जो भारतीय परंपरा है और मूल्य आधारित शिक्षा है उसको बढ़ावा देना चाह रही है। क्यों? सर क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन है, अगर वो सिर्फ हम रटकर या फैक्ट्स याद कर कर अगर मार्क्स ले आएंगे, तो समाज में जो अपराध आज बढ़ते हुए देख रहे हैं कि एजुकेशन फील्ड में जो एक्टिव है वो साइबर अपराधों को दे रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मूल्यों में उनमें कमी रही है। तो शिक्षा का सही उपयोग तो वही है सर। गांधी जी ने भी कहा था कि नैतिकता विहीन शिक्षा सर 7 पाप में से एक है, तो बड़ी जरूरत है सर अभी, मुझे लगता है। Okay. ये right to education is a fundamental right? यस सर। Is it originally a fundamental right or subsequently declared as a fundamental right? So it was declared under amendment जो 21st A आर्टिकल के बाद में संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। When? सर 2008 में आई फील। 2008. सर आई एम नॉट श्योर, मतलब Okay. मुझे याद है पर मैं अभी कंफ्यूज हूँ। Which law made by the Indian Parliament to achieve the objectives of 21A? सर वही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 है, RTE एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन। Can you recollect what is written in 21A? सर 21A में जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन के बारे में प्रावधान किया गया। किसकी ड्यूटी है उसमें? सर इट्स अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लिखा है यस और स्टेट? यस स्टेट। यस थैंक यू सर। पिछले दिन बजट में कैन यू हाईलाइट देयर आर 4 pillars which are mainly highlighted by the government. यस Can you highlight those pillars? जो सर इंटरिम बजट पेश किया गया है उसमें जो प्रमुख जोर दिया गया है वो प्रधानमंत्री जी बोला कि 4 कास्ट में इनको बोलूंगा, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, तो ये प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमने डबल एक्सपेंडिचर कर दिया, 11 लाख करोड़ किया है सर। ओके, आपने इंटरिम बजट एक टर्म यूज की, Yes. ये कहीं पे लिखा है इंटरिम बजट? अंडर विच प्रोविजन गवर्नमेंट इज कमिंग विद दिस टाइप ऑफ बजट? सर आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिया गया है,
उसके अनुसार सर वोट ऑन अकाउंट की एक प्रावधान किया गया है कि जब हम बजट पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है सर, तो यहाँ पे फुल बजट पेश नहीं हो सकता। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेंशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सर इसको इंटरिम बजट वर्ड, पर एज सच बजट वर्ड ही कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है सर। Okay. So from which the interim budget is passed yesterday, which article we can highlight here that these are the article through which government is getting power or ultimately government is doing as per the constitution? ये सर आर्टिकल 112 है जो बजट से रिलेटेड है, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा पर्टिकुलर इंटरिम बजट से मैं याद नहीं कर पा रहा सर। Okay. क्या आप ये बता पाएंगे कि आर्टिकल 21A से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स, वो कौन से केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन दी थी? सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, एक रिसेंटली वन पेटीएम इज वेरी न्यूज, व्हाट इज द रीजन? सर रिसेंटली सर आरबीआई जो है उन्होंने पेटीएम के जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। 29 फरवरी तक बोला गया है कि आप लोग अपने जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड करेंगे। आपने कभी पेटीएम की ऐड देखी? सर ऐड नहीं, पर ऐप तो यूज़ किया है मैंने। ओके, कभी आपने उसके साथ जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोस्ट पे उनका दे आर आल्सो प्रमोटिंग द पेटीएम, ऐसी क्या वजह हो गई होगी कि आरबीआई को ये एक्शन लेना पड़ा? सर इसके पीछे जो कारण दिया गया है कि जो पेटीएम था वो आरबीआई के रूल्स थे, जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 35A के तहत कार्रवाई की गई है, तो वो उन रूल्स को सर फॉलो नहीं कर रही थी। और दूसरा एक कारण सर जो मैं सोच पा रहा हूँ कि केवाईसी नॉर्म्स जो है उसके ये बोला जा रहा है कि केवाईसी नॉर्म्स पेटीएम फॉलो नहीं कर पा रहा था। क्या वजह हो सकती है कि पेटीएम जो है वो इस चीज़ को नहीं पूरा कर पा रहा था? आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है? सर बेसिकली क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड है काफ़ी बढ़ गए, तो प्रॉफिट के लिए, क्योंकि पता है कि डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है और केवाईसी नॉर्म्स के लिए टाइम लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, जितना मैं सोच पा रहा हूँ शायद पेटीएम पेटीएम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट। Okay. आई विल रीड अबाउट इट। और बता पाएंगे आप ऐसे कितने पेमेंट बैंक हैं इंडिया में? सर कोटक महिंद्रा का पेटीएम पेमेंट बैंक है शायद। ओके, और एयरटेल भारती ने भी पेटीएम बैंक। नॉर्मल बैंक में और पेटीएम बैंक में क्या फ़र्क होता है? कोई दो फर्क बताएं। पेमेंट बैंक एंड नॉर्मल बैंक, एसबीआई, पीएनबी। सर पेमेंट बैंक बेसिकली सर सिर्फ पेमेंट के लिए, इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हम, और डिपॉजिट नहीं कर सकते? जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, आई हैव यस सर, थैंक यू सर, आई विल रीड अबाउट इट। थैंक। पूरन प्रकाश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा सर। अच्छा लग रहा है। ये आपका सेकंड इंटरव्यू है? हाँ जी सर। ओके। आपने ग्रेजुएट यानी बीटेक किया है आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से। अच्छा, राजस्थान के रहने वाले भी हैं। कोटा एक दो रीजन से बहुत फेमस होता है, उसके बहुत नाम आते हैं, चर्चा में रहता है। एक तो कोचिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी जो जेई नीट वगैरह की तैयारी कराती है। तो क्या आप मानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री का इस तरह से ग्रो होना हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन पे बजट पे खर्च, जो भी बजट में खर्च होता है, जो कुछ भी करती है, उसके होने के बावजूद ये कोचिंग इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, तो क्या आप मानते हैं कि ये उस हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मशीनरी की फेलियर है? आप मानते हैं यस या नो उसमें जो भी है? जी सर। सर बिकॉज देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रही है और जो कंपटीशन के लिए नीडेड रहती है, तो डेफिनेटली सर इसको नकारा नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं खामी रही है, और इसी वजह से कोचिंग सेंटर्स फले फूले, जो स्टूडेंट्स है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो अपनी कंपटीशन के डायरेक्शन में तैयारी कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सर स्कूल एजुकेशन में इसको इम्बाइब किया जाना चाहिए कि जिस तरीके, या फिर प्रतियोगिता जो एग्जाम्स होते हैं उनका फॉर्मेट इस तरीके से किया जाए कि स्कूल एजुकेशन और वो दोनों मैच हो, तो इस पर थोड़ा सर मुझे लगता है कि नियंत्रण किया जा सके। सरकार के लेवल पे इस पे काम किया जाना चाहिए, आप मानते हैं? जी। ठीक है। एक दूसरा रीजन ये होता है कि वहाँ सुसाइड के केसेस भी काफ़ी आते रहते हैं चर्चा में।
तो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप उसके लिए कुछ करना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, जो हमारे युवा, विशेष रूप से जो हमारे भारत का भविष्य, अगर वो किसी दबाव में आकर और किसी रैट रेस में आकर आत्महत्याएं करे तो चिंता का विषय है। एज अ डीएम सर, आई वुड लाइक टू टेक फ्यू इनिशिएटिव, जैसे कि वहाँ पर सर कोचिंग को लेकर टेस्ट का एक बड़ा प्रेशर है, हर संडे को टेस्ट हो रहा है। तो बीच में इनिशिएटिव लिया भी गया था माननीय कलेक्टर, जो वहाँ के जिला कलेक्टर है ओपी बुनकर सर, उनके द्वारा कि हम संडे को टेस्ट नहीं लेके उनको लीजर टाइम देंगे ताकि वो अब रिलैक्स कर सके। और दूसरा, ये अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 16 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनको कोचिंग्स में ना एडमिट किया जाए। तो ये भी एक इनिशिएटिव है कि प्रेशर में आके, क्योंकि वो जो एज होती है उसमें सर बहुत ज़्यादा दबाव सहने की ताकत नहीं होती है, और माता पिता की एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट को। तो मुझे लगता है कि दूसरा मैं इनिशिएटिव लूंगा कि उन बच्चों से खुद पर्सनल चल के एक सेशन विद कलेक्टर और या कॉफी विद कलेक्टर जैसा कुछ सेशन, और उनसे बात करूंगा, उनको रिलैक्स करूंगा कि स्वयं मेरा एग्जाम्पल सर, मैंने बहुत सारे प्रयास किए, बार बार फेल हुआ, और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए सर। आपको हार नहीं माननी है, ये कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं सर, जीवन बहुत बड़ा है इससे। काउंसलिंग सेशंस भी किए जा सकते हैं। Yes, sir. यही आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके और भी लाइफ में करने के लिए चीज़ें हैं, Definitely. तो आप निराश न हो, इस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे। अच्छा, तीसरे एक दूसरा बात आगे, राजस्थान में इधर न्यूज आई है, आप राजस्थान से ही है, कि स्कूलों में हिजाब को बैन करने की बात चल रही है, न्यू ऑर्डिनेंस वगैरह या न्यूज में जो भी लॉज वगैरह लाने की बात हो रही है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर, जो अभी शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, उन्होंने इस तरीके की चर्चा, और कई विधायकों ने भी इस तरीके की चर्चाएं की है। सर, बेसिक रीजन ये है कि जो स्कूल ऐसा इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक एडेड इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे सब लोग एक जैसा फील कर सके, क्योंकि वहाँ सभी जो फाइनेंशियल कंडीशन के लोग आते हैं, तो ये जो गरीब अमीर की खाई ना दिखे या विभिन्न धर्मों की खाई ना दिखे, हम सब एक भारतीय दिखे, बराबर दिखे, तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए निश्चित रूप से, मुझे लगता है। लेकिन इसके साथ कई धार्मिक जो संप्रदाय है, उनकी अपनी वेशभूषा भी है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, तो उनको समझाया जाना चाहिए, और स्कूल एजुकेशन को मुझे लगता है कि इन तरीके के पूर्वाग्रहों से मुक्त रखा जाना चाहिए, और सभी एक जैसा फील कर सके सर वहाँ पर, और इक्वल फील कर सके। मुझे लगता है शिक्षा में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में, कैसे देखेंगे? इसको किसी एक धार्मिक समुदाय के अगेंस्ट में ना लेकर, यूनिफॉर्म जो सामान्य ये होता भी आया है सर, काफी सारे ऑफिस में, स्कूल्स में, हम लोग किसी रिलीजन के आधार पर किसी को बैन ना करें, और एक सामान्य, चाहे किसी भी रिलीजन का, हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन है या 2 ही रिलीजन है सर, 5 से 6 रिलीजन बिलीव करते हैं, तो सबके लिए यूनिफॉर्म एक रेगुलेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत कोई ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने किया है इसी से बीटेक किया हुआ आपने, और हिंदी साहित्य आपने लिया है ऑप्शनल के तौर पे, कुछ स्पेसिफिक रीजन आपका इसमें चेंज होने का? जी सर, पहला तो मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तो एज सच इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो यूपीएससी में नहीं था। उसके बाद मेरा लिटरेचर में सर इंटरेस्ट था काफी समय से, स्कूलिंग के दौरान मेरा लिटरेचर फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मुझे लगा, और इसका सिलेबस, स्कोरिंग और जो टोटल पैटर्न रहता है, तो मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा सहज हूँ। अच्छा, आप हिंदी लिटरेचर में ज़्यादा सहज है, हिंदी साहित्य में? अच्छा, आप एक उसमें होता है हिंदी साहित्य की मुख्यतः बहुत दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। तो गद्य विधा की 5 बहुत कृतियों के नाम बताएं, पद्य की जो 5 प्रमुख कृतियां हैं उनकी नाम बता सकते हैं? जी सर, पद्य की शुरुआत तो काफ़ी पहले से मानी जाती है, हमारी वैदिक परंपरा जो थी वहाँ संस्कृत पद्य से स्टार्ट हुई, भाई हिंदी में सर 1000 सदी के आसपास स्टार्ट हुई। मुख्यतः कबीरदास जी के दोहे हैं, वो पद्य की रचनाएं हैं सर। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, जो हिंदी की एक धारा अवधि में रचित है सर। उसके अलावा पद्य में सर रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी और उर्वशी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर मैं गद्य में देखूं तो गद्य की शुरुआत तो उपन्यासों से हुई, और वहाँ पर शुरू में सर जो जादुई किस्म के उपन्यास लिखे गए उसमें था। प्रेमचंद जी के आने के बाद इसमें बड़ा विस्तार आया सर। प्रेमचंद जी की गोदान, गबन, प्रेमाश्रम और निर्मला, और ये कुछ गद्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके अलावा सर नागार्जुन जो जनता के कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी इस उपन्यास, और काफी बलचनामा एक उपन्यास है उनका सर, आंचलिक उपन्यास है, ये प्रमुख रचना है। बहुत बढ़िया। और किसी एक आंचलिक उपन्यासकार को आप जानते हैं जो कि?
जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं, जिनका मैला अंचल काफी प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात आप बताएं कि एक हिंदी साहित्य में टर्म आता है उपमा, तो इसका क्या सर मतलब? उपमा का अर्थ है किसी को किसी के रूप में दिखाना, उपमा देना। जब हम सामान्य वर्ण, जैसे हम प्राय नायिका को चांद के मुखड़े जैसी उपमा दी जाती है, तो ये उपमा अलंकार है जिसमें उसकी सुंदरता और काव्य की बढ़ जाती है। जब हम किसी से तुलना करते हैं सुंदर रूप से तो उसकी और बढ़ जाती है। अच्छा, वैसे ही तो हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवि हुए अलग अलग तरीके के, उसमें एक बहुत मुख्य रूप से वर्णन आता है छायावाद के कवि। तो छायावाद के कवियों में किनका नाम आता है प्रमुख रूप से, और उनकी रचनाओं के नाम बता सकते हैं उसमें? सर छायावाद जो 1936 का आंदोलन है, जिसमें ये माना जाता है कि प्रकृति के सौंदर्य को और रहस्यवाद को अधिक बढ़ावा दिया गया। महादेवी वर्मा जी इसकी प्रमुख जो साहित्यकार मानी जाती है, साथ ही साथ सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख 4 साहित्यकार माने जाते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो राम की शक्ति पूजा है वो एक प्रसिद्ध रचना है। सर महादेवी वर्मा जी की मैं नीर भरी दुख की बदली एक रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी तो सर छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की तो मैं अभी शायद याद नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। एक अंतिम क्वेश्चन, ये अंतिम ही है। ऐसे चर्चाएं चलती है कि हिंदी भाषा को जितना विस्तार होना चाहिए था, जितनी प्रगति होनी चाहिए थी भारत देश के अंदर, उतनी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, कहीं ना कहीं कुछ इसमें पिछड़ गई हिंदी। तो आप क्या इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं, और इसके बारे में आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर हिंदी जो एक भाषा के रूप में निरंतर विस्तार तो पा रही है, लेकिन ऐसी अपेक्षा थी कि ये एक राष्ट्रभाषा के रूप में भी बनेगी, मतलब संपूर्ण राष्ट्र इसका उपयोग करेगा। वैसा प्राय इसके संबंध में बहुत सारी चुनौतियां पेश की है। जैसे अंग्रेजी भाषा ने इसके संबंध में चुनौती पेश की है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में दक्षिण भारतीय जो राज्य थे लगातार हिंदी का विरोध कर रहे थे, तो उस वजह से कुछ चुनौतियां पेश की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिर भी हिंदी जो हाल के दौर में पिछले 1 दशक में फिर से अपना स्थान प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। सर कई नए साहित्यकार आए, जिसको हम नई हिंदी की टर्म एक दी है कि जो हिंदी युगम प्रकाशन है, जैसे नीलोत्पल मृणाल जी का जो उपन्यास है डार्क हॉर्स, या सत्यव्यास जी के उपन्यास है, या इब्ने बतूती दिव्य प्रकाश दुबे जी के उपन्यास है, ये महानगरी जो युवा है उनके बीच में फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। सर मंच की एक भाषा के रूप में भी हिंदी को फिर से सर स्थान मिल रहा है। कुमार विश्वास जैसे जो लोकप्रिय साहित्यकार है वो हिंदी को एक सहज भाषा के रूप में आम जन में लोकप्रिय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चुनौतियां थी, लेकिन फिर से ये अपना स्थान प्राप्त करने के लिए लगातार, और सर सोशल मीडिया की भाषा के रूप में भी इसको काफी लोकप्रिय मिला है। काफी यूट्यूब ब्लॉगर्स और फेसबुक पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदी अभी अच्छी स्थिति में है। सर आपने एक नाम लिया हिंदी साहित्य की पुस्तक का, डार्क हॉर्स है। ये तो वर्ड इंग्लिश का है, लेकिन है किताब जो लिखी गई है ये हिंदी साहित्य की है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नेम उसका तो, बुक का नेम तो इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य की वो किताब है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? सर मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि नई हिंदी, तो नई हिंदी के तहत जितने युवा साहित्यकार हैं वो उस भाषा को अपना रहे हैं जो हमारे भारतीय युवा अपनाते हैं। नॉर्मली वो इंग्लिश लैंग्वेज अपनाते हैं, जिसमें इंग्लिश के वर्ड भी वो यूज करें। और डार्क है हॉर्स जो एक प्रसिद्ध प्रतीक है कि जिसके बारे में अपेक्षा नहीं की जाती, वो जब सफलता प्राप्त करता है, तो जब फेमस एक चीज को जब टाइटल दिया जाएगा तो यूथ कनेक्ट करेगा उससे, और उसी रूप में सर वो बेस्ट सेलर बुक के रूप में काफी लोकप्रिय हुई। इवन जो इंग्लिश पढ़ने वाले युवा थे उनके बीच में भी काफी लोकप्रिय हुई। अच्छा, यानी कि आप हिंदी से इतर इंग्लिश को भी आप मान्यता देते हैं? जी सर, मुझे इसका एग्जिस्टेंस आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इसकी भी अस्तित्व है? सर मुझे लगता है कोई भी भाषा जो है विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनाकर और समृद्ध ही होती है सर, उसमें पिछड़ापन नहीं आता और जीवंत रहती है सर। अगर भाषाई पूर्वाग्रह बना के रखेंगे तो भाषाएं मुझे लगता है कि विलुप्त होने की खतरा ज्यादा रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार लास्ट ये कि राजस्थान से जुड़े हुए हिंदी साहित्यकार कुछ नाम बताएं। और सर विशेष रूप से जो विजयदान देथा जी एक काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उनकी रचनाएं राजस्थानी में भी है और जिसका अनुवाद हिंदी में भी हुआ है सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Or you want to go? No, It's up to you. I mean, सर मुझे लगा फीडबैक के बाद
कई बार वापस आना होता है तो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू। ओके, बताइए, आप प्रोसेस करो अपने आप को, क्या लगा आपको? अच्छे सर, मुझे लगा कि वाइड क्वेश्चंस पूछे गए मेरे पूरे डैप से लेकर। आप अच्छा अपने, हाँ वो तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन हमने सब्जेक्ट से पूछे गए, आप अपने बारे में बताओ। आई एंजॉयड इंटरव्यू सर। एंजॉय? अच्छा ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आप शुरू में नर्वस होते हो, ओके तो उसमें आप फिर बिल्कुल जो आप उल्टा इधर उधर से कनेक्ट करते हो। ओके शुरू में था, बाद में Okay. थोड़ा इम्प्रूव हुआ मेरे ख्याल से। बाकी मैं अपने सेक्शन की बात, जो मेरा सेक्शन था उसमें उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा। मैंने शुरू में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे पूछा, तो वो आपने काफ़ी इधर उधर से जोड़ ताड़ के कुछ कहने की कोशिश की, जबकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एरिया 4-5 काफ़ी स्पष्ट हैं। ओके हाँ, मतलब सेमीकंडक्टर का आपने नाम लिया, फिर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस पे भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, एआई है, AI क्वांटम कंप्यूटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है। Okay. अगर ये 4-5 नाम दे देते तो उसमें आपका हो जाता, लेकिन वो आप कुछ और चीजें, बहुत सारी चीजें जो इररिलेवेंट थी वो आपने ओके। कहने की कोशिश की। अच्छा, आप फुल टाइम पढ़ाते हो या क्या, या नहीं सर, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम? मेरे ख्याल से आप उसको हॉबी की तरह लो तो ज्यादा अच्छा है। ओके पढ़ाने की बजाय पढ़ने पे फोकस रखो। उसको अगर आपने कहीं करना है तो उसको एज ए हॉबी लेके जाओ, अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ठीक। क्योंकि आप थोड़ा कहीं लगता है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा फोकस आपका शिफ्ट हो रहा है, ओके और उसके वजह से आपका लैक ऑफ फोकस भी आ रहा है। ओके तो ये मेरे ख्याल से अगर इसको आप करेक्ट करोगे, और शुरू में क्वेश्चन को सोच के उसके थोड़ा, मतलब टेक ए फ्यू सेकंड्स, यू कैन टेक, उसके बाद फिर आंसर करो। आई थिंक दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सर। हाँ, आई एग्री। एक तो ब्रेविटी की बात है, और एक आप तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने टेक ए सेकंड। सी, आप बोल रहे हो आप कई बच्चों को गाइड कर, जी सर। आपका सक्सेस बहुत लोगों के मत लिए, कहो कि मैं गाइड करता हूँ, बोलो कि मैं एज ए हॉबी हाँ, करता हूँ। बिकॉज क्योंकि इतना एक्सपोजर हो चुका है तो बच्चे आते हैं तो मैं उनको गाइड करता हूँ। डोंट गिव एन इम्प्रेशन कि आप अपनी तरफ से गाइड करें, ठीक है। बाकी आप राजस्थान से, बाड़मेर से बहुत ज़्यादा ऑयल का डिस्कवरी हुआ है, जी। उसने सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लैंडस्केप को चेंज किया है, वो उसकी जानकारी भी आप अच्छे से करिए। राजस्थान में बहुत सोशल इश्यूज भी हैं, चाइल्ड मैरिज को लेकर के एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, सती प्रथा को लेकर के भी एक सोशल इशू है, थोड़ा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है राजस्थान में, तो उसको भी आप अच्छे से कवर करिए। इंटरनल सिक्योरिटी, IR, थोड़ा मे भी डेप्थ में जाने की जरूरत है। अगर समय मिलता है तो करिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। बट आई एम सेटिस्फाइड आपने जिस तरह से सारे सवाल का जवाब दिया। इकोनॉमिक्स मुझे लग रहा है आपका थोड़ा वीक एरिया है अभी भी। हाँ। अभी भी जैसे आपने एक दो शब्दों का विवरण लिया था, जैसे KYC नाम। KYC नाम क्या होता है? आधार कार्ड KYC नाम होता है? नो योर कस्टमर होता है सर KYC। हाँ, उसके 5 पिलर्स क्या है? एग्जैक्टली। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में हाँ, depth में जाइए। जाओ। कुछ नहीं करना है आपको, RBI के वेबसाइट पे जाके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक साइट है, ओके। आप उसमें जाएंगे तो आपको सब चीजें बहुत क्लियरली समझ ठीक है, कई बार चीजें पढ़ रखी होती बट रिकॉल नहीं होता है, मेरे साथ ये इशू एक है। आपने इस्तेमाल किया था फिर डिस्प्यूटेड एरियाज में, जब military डिस्टर्ब deployment, यस, डिस्टर्ब। उसमें या तो डिस्टर्ब्ड एरिया बोला जा सकता है और कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। रिडन एरिया बोला जा सकता है। डिस्प्यूटेड एरिया वो you. वर्ड सही है। आर्टिकल वो 2 मैंने से लिखा था उसमें। आर्टिकल 2 से डिस्टर्ब एरिया, हाँ। और कौन उसका डिक्लेयर कर सकता है, वो सारे प्राविधान एक बार आप हाँ, देखिए। हाँ, हाँ। Disturbed area probably is the right word. हाँ, डिस्टर्ब एरिया। Disputed area नहीं बनता है उसमें। ठीक है। और राजस्थान BSF वाली हाँ, चीजें भी BSF थोड़ा अच्छे से आप देखिए, और ज्योग्राफी के तरफ से व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, थार डेजर्ट कैसे फॉर्म हुआ एंड ऑल दोस थिंग्स भी आप अच्छे से उसको देखिए। आफ्सपा के कमीशन हैं, BP जीवन रेड्डी कमेटी है, संतोष हेगड़े कमेटी रिपोर्ट है, उसको भी आप अच्छे से देखिए। डिजिटल डेटा भी न्यूज में है, BN श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट थी, 2015 से चलती आ रही है। उन्होंने क्या डेटा फिड्यूशियरी के क्या फंक्शंस दिए थे, अभी जो एक्ट आया है उसमें और उसमें क्या फर्क है, ये सारी चीजें थोड़ा आप डेप्थ में जाइए। मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा सो दैट आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। बट मेरी तरफ से यू आर ए कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, आपका डेमोनर बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी भी बहुत पॉजिटिव है आपकी, तो मुझे यकीन है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। आपने ठीक है, बाकी सर के साथ एग्री हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। जैसे थोड़ा सा कभी कभी आप बोलते बोलते ना हैंड मूवमेंट ज़्यादा होने लगे, मुझे लगा कभी कभी हो रहा है,
तो उस पर ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ ज़्यादा तो पहले ऐसे रखता था, एक दो जगह सेशन मिला कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा, दिखता हाँ। और एक ही ऐसे थोड़ा वो स्टैचू थोड़ा टाइप हो जाता है। स्टैचू की तरह होता है, नहीं, थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो but कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब सा आप मूवमेंट ज्यादा करते हो जब आप थोड़ा सा अनश्योर होते हो करना आप इसको। तो थोड़ा उसको ये थोड़ा सा, हाँ। ठीक है। ये क्वेश्चन को फिक्स और दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि आप जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 51A तक है, आप इसको एक बार बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि बहुत वैल्यू ऐड करते हैं साथ में प्रियम्बल के साथ है। जैसे आप वो राइट टू एजुकेशन वाला नहीं कर पाए, सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, तो राइट टू एजुकेशन वाला है, इसको आप इस तरह से आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए इतनी पार्ट में, खास करके 14 to 51A तक है हर चीज़ के बारे में। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है आपकी, बेस्ट ऑफ लक हमारी साइड से। थैंक यू। जब भी कोई आंसर करें तो आप टू द शॉर्ट बात करो। ओके। जैसे आपके 5 पिलर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ। तो आप कहो क्वालिटी, वो हाँ बिल्कुल ये- एक्सेसिबिलिटी, ओके। ऐसे ऐसे वर्ड है टू द। अभी ये जो पेटीएम वाला वो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आप देख के रखो। हाँ ये तो ऐसा गरमाया इशू है कि इतने दिन तक पेटीएम कैसे बचा रहा। जी कई चीजें तो हम आपसे वी वांट टू नो फ्रॉम द। ओके सर, आई विल रीड अबाउट इट। पीएनबी का फ्रॉड क्या था जी पंजाब एंड वो महाराष्ट्र बैंक का क्या फ्रॉड था, जी बैंक फ्रॉड्स को भी एक बार आप अच्छे से- हाँ एक पूरा एक बार राजस्थान का जो विशाखा केस है, गाइडलाइंस। विशाखा क्या थी? विशाखा इज द नेम ऑफ, सर वो दिया गया था भवरी देवी केस में। हाँ, तो विशाखा एनजीओ थी। जी सर। हो सकता है कोई लीगल होगा तो सेक्सुअल हरासमेंट में उठा। हाँ सेक्सुअल वो केस करना तो आप फिर नया लॉ लेके आए 2013 में, जी जो विशाखा का केस था सेक्सुअल उसमें हरासमेंट एट इंटरनेशनल लॉ की जो ऑब्लिगेशन थी, इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेट किया गया। जी थैंक यू। मैं गुड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट।